हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। ये जो टॉपिक है, चाहे हमारा यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो या किसी भी स्टेट लेवल का टेट हो, सभी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है ना। तो आइए देखते हैं बुद्धि के बारे में। तो बुद्धि को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि बुद्धि होती क्या है। सबसे पहले अगर हम समझें, अगर हम बात करें जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस को देख पाते हैं? अगर कोई दो बच्चे हैं, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है, किसी की हेल्थ नहीं अच्छी है ना, कोई मोटा है तो कोई पतला है, तो क्या शारीरिक गुण जो ये हैं या ये जो डिफरेंसेस हैं, क्या हम इनको देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। ये जो डिफरेंसेस है इनको बिल्कुल देखा जा सकता है। बट अगर हम बात करें सामाजिक गुणों की, यानी जो सोशल प्रॉपर्टीज होती हैं, और हमारे जो बौद्धिक गुण हैं, जो मेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उनको भी हम देख सकते हैं? जी नहीं। शारीरिक गुणों या शारीरिक जो डिफरेंसेस होते हैं, जो शारीरिक भिन्नताएं होती हैं, उनको तो आराम से देखा जा सकता है ना। लेकिन जो सामाजिक भिन्नताएं होती हैं या जो बौद्धिक भिन्नताएं होती हैं, उनको हम देख नहीं सकते। अब हम देख नहीं सकते तो जानेंगे कैसे? सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्वेश्चन यही है। तो बौद्धिक जो भिन्नताएं होती हैं या जो सामाजिक भिन्नताएं होती है, जो सामाजिक गुण होते हैं या बौद्धिक गुण होते हैं, किसी बच्चे के अंदर जो मेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं या सोशल प्रॉपर्टीज होती हैं, या दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में हम कैसे जानेंगे कि ये बच्चा सोशल है कि नहीं, या इस बच्चे की मेंटल जो प्रॉपर्टीज है वो उस बच्चे से अच्छी है कि नहीं, ये सब जानने के लिए हम केवल उस बच्चे की एक्टिविटीज को देखकर ही ये चीजें पता कर सकते हैं। उस बच्चे के क्रियाकलाप को देखकर ही हम जान सकते हैं कि उस बच्चे का सामाजिक गुणों का कितना विकास हुआ है, या उस बच्चे की बौद्धिक गुणों में क्या क्या चीजें हैं, है ना। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम शारीरिक गुणों की बात करें, तो शारीरिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनमें ऐसा नहीं है, उनको हम साक्षात देख सकते हैं। लेकिन जो बौद्धिक गुण हैं, यानी जो मेंटल प्रॉपर्टीज और जो सोशल प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम साक्षात देख नहीं सकते, उनको हम सुन नहीं सकते, वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए, अगर कोई एक ही उम्र के बच्चे हैं, या एक ही क्लास के दो बच्चे हैं, या कई बच्चे हैं, उनसे अगर हमने एक प्रश्न पूछा, है ना, तो एक बच्चा होगा जो बहुत ही जल्दी आसानी से बता लेगा, एक दूसरा बच्चा होगा, हो सकता है कि वो थोड़ा सोचे समझे तब बताने की कोशिश करे, और तीसरा बच्चा हो सकता है वो गलत बता दे, है ना। सपोज दैट मैंने पूछा कोई क्वेश्चन कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो एक बच्चा तो तुरंत बता देगा। इवन ये चीज क्लास में पहले पढ़ाई जा चुकी है प्राइमरी बच्चों को, तो पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन पुटअप किया जाए अगर कि बताइए, हमने उस दिन ये चीजें पढ़ी कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो बताओ राम आप बताइए कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो वो बता देगा आगरा में स्थित है। दूसरा बच्चे से आप पूछेंगे ताजमहल कहाँ स्थित है, कहेगा ताजमहल लखनऊ में है। सोचने की कोशिश की लेकिन उसने गलत बताया। तीसरे बच्चे से आप पूछेंगे ताजमहल कहाँ है, तो क्या बताएगा? ताजमहल यहीं कहीं है ना। तो इससे हमें क्या पता चला? तीनों बच्चों की एक्टिविटीज से हमें क्या पता चला कि जो पहले बच्चे की मेंटल एक्टिविटीज है या जो मानसिक क्रियाकलाप है वो बेहतर है, उसकी कैप्चरिंग पावर अच्छी है ना। और जो बाकी दो बच्चे हैं, एक बच्चा उसमें से औसत है, एक बहुत धीमा है, और जिसने आंसर बता दिया वो अपने मानसिक क्रियाकलापों में बहुत तेज है। तो हम कैसे जान पाए कि जिसने बता दिया उसकी बुद्धि अच्छी है? कोई मेमोरी कार्ड तो है नहीं कि फोन में लगाया, हमने ये सोच लिया कि ये बहुत कॉन्क्रीट चीज है। कॉन्क्रीट का मतलब है कि मूर्त चीज है, स्थूल चीज है, दिमाग में फिट होती है। माइंड में तो सबके यही आता है।
अगर हम आपसे कहें कि आप बुद्धि या इंटेलिजेंस का नाम लीजिए अपने माइंड में और सोचिए कौन सी इमेज आ रही है, तो आपके माइंड में कैसी इमेज आती है? आई होप कि ये इमेज आती है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर की स्कल्प है उसके अंदर की सारी चीजें आ जाती हैं। इन सब चीजों का आने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारे माइंड में है कि बुद्धि को कहीं ना कहीं हम स्थूल सोच रहे हैं, कॉन्क्रीट सोच रहे हैं, कि कोई चीज है जो हमारे माइंड में घुसी हुई है, उसी को हम बुद्धि कहते हैं। नहीं, बुद्धि ये नहीं है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक आभासी है जो कि बच्चों को या व्यक्तियों के व्यवहार को देखकर ही हम मेजर कर पाते हैं उसकी बुद्धि को। अगर हम आपसे कहें कि ईमानदारी को क्या आपने देखा है? क्या आप ऑनेस्टी को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। आप कैसे कह सकते हैं कि सामने वाला पर्सन है वो ऑनेस्ट है? वो आप तब कह पाते हैं जब उसकी फिजिकल एक्टिविटीज देखते हैं। आपके घर के बगल में कोई है, आप डेली देखते हैं कि वो किसी से चीट नहीं करता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है, कभी उसने किसी के साथ चीट नहीं किया, बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है, और कभी भी उसने किसी के साथ लेन देन में गड़बड़ी नहीं की है, तभी तो आप कह सकते हैं कि बगल में जो बंदा रहता है बहुत ईमानदार है। तो क्या ईमानदारी दिखी? नहीं, आपने फील किया उसको। उस ईमानदारी को आप छू के नहीं जान सकते, फील उस, और जाना कैसे? सामने वाले के व्यवहार से। सेम इसी प्रकार से अगर आप बुद्धि को समझना चाहते हैं तो बुद्धि आप तभी जान पाएंगे जब तक आप सामने वाले की एक्टिविटीज नहीं देखेंगे, तब तक आप बुद्धि को नहीं गेस कर सकते कि उसकी बुद्धि कितनी है। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हमने एक चीज बताई, बुद्धि क्या है? पहली तो चीज है स्थूल नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है, ये माइंड में आप सेट कर लीजिए। क्या? बुद्धि यानी इंटेलिजेंस क्या है? स्थूल नहीं है, या हम कहें कॉन्क्रीट नहीं है। कैसी है? आभासी है। इसका आभास किया जा सकता है। कैसे आभास किया जा सकता है? फिर हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। बच्चों के एक्टिविटीज से, क्रियाकलापों से हम उनकी बुद्धि का पता लगा सकते हैं कि कौन बच्चा पढ़ने में ठीक है, कौन औसत दर्जे का है, और कौन सा बच्चा निम्न स्तर का है। अब बुद्धि की डिफिनीशन में भी बहुत सारी समस्याएं आई। बहुत सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बुद्धि के जिस एस्पेक्ट को देखा उसी के बारे में उन्होंने डिफिनीशन दे दी। सबसे पहले जो डिफिनीशन आई वो आई, किसने दी? बोरिंग ने। किसने? बोरिंग ने दी। कब दी? 1923 में। बोरिंग जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, फॉर्मल डिफिनीशन थी इनकी, कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। बात समझ में आ गई? बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। अब इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई। कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुई? सबसे पहले तो बोरिंग ने ये चीज क्लियर ही नहीं कि कौन से बुद्धि परीक्षण यानी कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं। यानी इंटेलिजेंस टेस्ट जो मेजर करेगा वही इंटेलिजेंस है, ठीक है, लेकिन आपने किस इंटेलिजेंट टेस्ट की बात की? बहुत सारे इंटेलिजेंट टेस्ट हैं जो 1923 से पहले आए हुए हैं। आपका जो वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट है, यानी शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, है ना। तो उससे पहले बहुत सारे परीक्षण आ चुके थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को डिस्कस ही नहीं, ये चीज यहां पे क्लेरिफाई ही नहीं किया कि बुद्धि परीक्षण कौन से बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से ये डिफिनीशन बहुत ज्यादा विवादों में रही, है ना। अब बात आते हैं अगली चीज की, कि बहुत सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, चाहे वो जीन पियाजे हो, स्पेयरमैन हो, हर्बर्ट हो, है ना, या वेस्लर हो, इन लोगों ने क्या किया,
अलग अलग अपने तरीके से बुद्धि को डिफाइन किया। जिसने सीखने की क्षमता देखी उन्होंने ये कह दिया कि बुद्धि है वो सीखने की क्षमता है, जो बच्चा सीख लेगा उसकी उतनी बुद्धि है। किसी ने ये कह दिया अमूर्त चिंतन करने की जो योग्यता होती है वही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या है? जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की पावर ज्यादा है या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है वही बुद्धि है। किसी ने मूर्त चिंतन को बता दिया। तो ये सारी बहुत सारी जो डिफिनेशंस आई, तो इनको क्या किया, एक मनोवैज्ञानिक थे फ्रीमैन, क्या नाम है? फ्रीमैन। तो फ्रीमैन ने इन डिफिनेशंस को कैटेगराइज कर दिया। क्या किया? कैटेगराइज कर दिया। किसने? फ्रीमैन। फ्रीमैन ने इनको 3 पार्टों में कैटेगराइज किया। पहला पार्ट कौन सा है कि जो समायोजन की योग्यता होती है उसी को बुद्धि कहते हैं। इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू एडजस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे सामने समस्या आती है उसमें हम जितनी जल्दी से जल्दी हम उस चीज को एडॉप्ट कर लेते हैं, उसमें खुद को समायोजित कर लेते हैं, वही बुद्धि है। सेकेंड वन, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू लर्न। जो भी हम सीख रहे हैं अगर हमारे अंदर सीखने की योग्यता है तो उसके रूप में बुद्धि। इसको भी इसी चीज को कई लोगों ने डिफाइन किया कि सीखने की योग्यता को कई मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि कहा और समायोजन की योग्यता को भी कई लोगों ने बुद्धि कहा। और थर्ड एक ग्रुप था जिसने अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि कहा। तो फ्रीमैन ने क्या किया, तीनों को कैटेगराइज कर दिया कि जितने लोगों ने समायोजन की योग्यता कहा उनको बुद्धि कहा था उनको एक जगह पे डिफाइन कर दिया, सीखने की योग्यता को एक जगह पे, अमूर्त चिंतन की योग्यता को एक जगह पे। अब आइए देखते हैं समायोजन की योग्यता के रूप में जो बुद्धि है उनमें किसने क्या कहा है। पहली चीज, पहली जो डिफिनेशन दी वो स्टर्न ने दी। किसने? स्टर्न ने। स्टर्न ने समायोजन की योग्यता को ही बुद्धि कहा। क्या कहा है कि बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप सामान्य समायोजन करने की योग्यता है। ठीक, अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जीवन की नवीन परिस्थितियों का मतलब क्या है, इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो शायद इनके डिफिनीशन को समझ जाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा, डिफिनीशन सारी अच्छी से 5-6 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट में डिफिनीशन बहुत जो इतने स्टेटमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा आते हैं और सुपर टेट में भी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सारे स्टेटमेंट्स हैं, 5-6 बार आप लोग रीड आउट करेंगे तो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। अब देखिए स्टर्न ने क्या कहा। स्टर्न ने यह कहा है कि बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप सामान्य समायोजन। इस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जीवन की नवीन परिस्थितियों। आवाज आ रही? ठीक है, जीवन की नवीन परिस्थितियों। इस जो लाइफ में नए सर्कमस्टेंसेस आते हैं इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यह है जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तब तक शायद हमें प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलता है। यह चीज याद रखिएगा। हम जब तक अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे शायद हम समस्याओं को पहचान ही नहीं पाएंगे, और समस्या हमारे जहन में तब आती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। जीवन की नई परिस्थितियों, यानी जैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तब समझ में आता है यार हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। कोई नई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई जिसको आपने कभी फेस नहीं किया है, अगर आप उसको उस समस्या का समाधान निकाल ले गए तो वो बुद्धि कहलाएगी। ये किसने कहा है? स्टर्न ने। और जो पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई प्रॉब्लम आई है और उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा है या बहुत कम हद तक निकाल पा रहा है, यानी उसकी बुद्धि एवरेज है या निम्न स्तर की है। यह किसने कहा है? स्टर्न ने। फिर से रिपीट कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा कठिन है लेकिन सुनेंगे, साइकोलॉजी है तो ऑलरेडी थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन ध्यान से सुनिए। स्टर्न ने क्या कहा है? पहली चीज, स्टर्न ने समायोजन की बात की है। स्टर्न ने यह कहा है समायोजन की योग्यता ही बुद्धि होती है। कभी क्वेश्चन आ जाए समायोजन की जो योग्यता है ये बुद्धि होती है, किसने कहा है? स्टर्न है। 4-5 ऑप्शन और दे दिए। ठीक है, जीन पियाजे को छोड़कर अलग से, तो उसमें आप किस पे टिक करेंगे? स्टर्न को। क्या क्या है? बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप सामान्य समायोजन। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आपके घर में सब कुछ है, एसी है और फोर व्हीलर है, एवरीथिंग जो एक लग्जरी लाइफ में होने चाहिए वो आपके पास सब है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन पड़ गई कि आपको ऐसी जगह ठहरना पड़ा जहां पे फैन भी नहीं है, तो क्या आप वहां पे रुक पाएंगे? नहीं रुक पाएंगे। अगर रुक ले गए तो वो क्या होगा? समायोजन, कि आपने उस परिस्थिति में भी खुद को ढाल लिया। ये हम नॉर्मल लाइफ की बात बता रहे हैं। अगर आपने खुद को ढाल लिया तो वो क्या हो गया? उस जो आपके सामने समस्या आई, आप अभी तक लग्जरी लाइफ जी रहे थे, अचानक आपको बिना फैन, बहुत ज्यादा हीट है, वहां पे रहना पड़ रहा है, लेकिन आप फिर भी वहां पे सर्वाइव कर ले गए, तो इसका मतलब है आपने वहां पे समायोजन कर लिया है। ठीक है, अब बात बुद्धि की आती है कि आप अगर कोई बच्चा प्राइमरी लेवल पे केवल जोड़ने के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, जोड़ने के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, जोड़ने के कर रहा है, घटाने कर रहा है, नॉर्मल है ना, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, अचानक उसे क्या किया गया? जोड़ने में भी बहुत ज्यादा 3 to 4 डिजिट का जो अभी तक 2 डिजिट को ऐड करता था, 7 + 2 = 9, 5 + 4 = 9, 2 + 3 = 5, है ना। अब उसको क्या कर दिया गया? क्वेश्चन ये दे दिया गया 4 2 5 6 1 4 5 7, इसको ऐड करने के लिए। अब ये इसके सामने नई परिस्थिति थी। कंफर्ट जोन इसका क्या था? कंफर्ट जोन था 1 डिजिट एडिशन। ये तो इसका कंफर्ट जोन था, भाई 1 डिजिट का दोगे काउंट करके रख देगा, सपोज फर्स्ट क्लास का बच्चा है, सेकंड का है। लेकिन जैसे ही ये वाला एडिशन आया तो ये इसके कंफर्ट जोन के बाहर की बात थी। अगर ये अपनी बौद्धिक स्तर का प्रयोग करके अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो ये बुद्धि है। ये क्या, ये किसने कहा? स्टर ने। यानी जीवन की नवीन परिस्थितियों, ठीक है, लाइफ में या एजुकेशनल लाइफ में बच्चों की बात करें जो कि शिक्षा में, जो पहले वो 1 डिजिट का एडिशन कर रहा था, उसके सामने इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया, अगर वो सॉल्व कर लेता है यानी उसने अपनी नई जो समस्या आई उसके अनुरूप समायोजन कर लिया और इसको इसने सॉल्व कर लिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब अगली आते हैं। जीन पियाजे ने क्या किया? जीन पियाजे ने ये कहा है बुद्धि क्या है? भौतिक और सामाजिक वातावरण के संबंध में अनुकूलन की, एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं। बुद्धि क्या है? सेम डिफिनीशन है अगर समझने की कोशिश करें स्टर्न की और पियाजे की। भौतिक प्लस सामाजिक, है ना, वातावरण। ठीक है, अनुकूलन। पियाजे ने कहा कि बुद्धि क्या है? भौतिक वातावरण, यानी जो हमारे आसपास की भौतिक वस्तुएं होती हैं, और सामाजिक वातावरण जो समाज का एनवायरनमेंट होता है उसके संदर्भ में अनुकूलन की क्षमता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। अब इसका मतलब क्या है? एक प्लेस से आप दूसरी जगह जाएं, ठीक है, वहां पे दूसरा सामाजिक वातावरण मिलेगा। जैसे आप यहां पर हैं इंडिया में, किसी और कंट्री में जाएंगे तो वहां का सामाजिक वातावरण यहां से बिल्कुल आपको अलग लगेगा, वहां के लोग अलग लगेंगे, वहां के रहन सहन का तरीका अलग होगा, यहाँ का रहन सहन का तरीका अलग था। तो यहां से जब आप दूसरे कंट्री में गए, ठीक है, और आपने जितनी जल्दी से जल्दी वहां पे अनुकूलन कर लिया, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ये क्या कहलाता है? बुद्धि। यानी जितनी जल्दी से जल्दी या जैसे भी आप भौतिक या सामाजिक जो वातावरण है, नया भौतिक वातावरण मिला है, उसमें आप जितनी आसानी से समायोजित हो जाएंगे, तो इसको ही जीन पियाजे ने क्या कहा है? बुद्धि कहा है। अब एक चीज और याद रखिएगा, जीन पियाजे ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। जीन पियाजे ने कभी इस चीज पर फोकस नहीं किया समस्या क्या है और समाधान क्या है। ध्यान से इस चीज को समझिएगा। समस्या और समाधान, ठीक है, समस्या से समाधान। जीन पियाजे ने क्या कहा? समस्या कितनी कठिन है डजंट मैटर, आप सॉल्यूशन तक पहुंच गए डजंट मैटर।
कोई प्रॉब्लम है आपके सामने, आपने उसका सोल्यूशन निकाल लिया, ना तो प्रॉब्लम मायने रखती है ना तो सोल्यूशन मायने रखता है। समस्या से समाधान निकालने का आपने जो प्रोसेस अख्तियार किया है यह मायने रखता है कि समस्या आपके सामने जो थी, ठीक है, आपने समाधान निकाल लिया, लेकिन पियाजे कहना मतलब है समाधान निकालना ही सब कुछ नहीं है। आप समस्या से समाधान तक पहुंचने में आपकी जो प्रणाली है या आपका जो प्रोसेस है वो क्या था, वो मायने रखता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब क्या है, सपोज आप किसी वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, दो लोग हैं पढ़ाई कर रहे हैं, एक बंदा क्या करता है 2 घंटे पढ़ा, कभी 2-3 दिन नहीं पढ़ा, फिर अगले दिन पढ़ लिया 2 घंटे, ठीक है, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया, जॉब आ गई। एक बंदा है जिसके अंदर पंक्चुअलिटी है, डेली 3 से 4 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है, डेली पढ़ रहा है, लेकिन उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसके मार्क्स कम है उस बच्चे से। होगा क्या अब प्रोसेस क्या था, जो बंदा डेली पढ़ रहा था, पंक्चुअल था, उसका टाइम फिक्स था, हमें 4 to 5 आवर्स देने ही देने हैं, चाहे जैसी कंडीशन हो जाए। लेकिन एक सेकंड पर्सन, जो सेकंड बच्चा था, वो कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, लेकिन उसका सिलेक्शन ले देके हो गया, ठीक है। अब समस्या कहां आएगी, जॉब दोनों की एक जगह पर, लेकिन जो अपने काम में पंक्चुअल था, वो जब अपनी जहां भी वो जॉब पाया, वो कभी भी वो अपने बड़े अधिकारियों से डांट नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि पंक्चुअलिटी उसकी हैबिट में है। जो प्रोसेस उसने पहले इख्तियार किया था वही प्रोसेस उसकी हैबिट में है, वहां भी वो पंक्चुअल रहेगा। लेकिन जो बच्चा कभी पढ़ रहा था, अनिवेन था, इरेगुलर था, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कभी 4 घंटे पढ़ लिया, उसके लिए समस्या वहां आएगी। क्यों? क्योंकि वही चीज उसकी हैबिट में वहां भी रहेगी, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, ठीक है, कभी ठीक से काम करेगा कभी नहीं करेगा। तो इसीलिए जीन पियाजे ने क्या कहा, समस्या से समाधान पहुंचने में इंपॉर्टेंट क्या है, समाधान इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो समस्या इंपॉर्टेंट है, आपने जो प्रोसेस अडॉप्ट किया है यही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बता दें, जिन्होंने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया, 50 ओवर वर्ल्ड कप जिताया, और जो कैप्टन रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा, उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं इस चीज पर फोकस नहीं करता था कि मैच जीतूं, मैं इस चीज पे फोकस करता था कि मैच जो हम खेल रहे हैं उसमें हमारा प्रोसेस क्या है। और आप खुद साक्षात इस चीज को देख लीजिए, वो आज के सबसे सफल कैप्टन रहे हैं, सारी उन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दिया, रिजल्ट पे ध्यान नहीं दिया था कि टीम इंडिया जीतेगी कि नहीं। जो वो कर रहे हैं, जो जिस प्रोसेस से वो फर्स्ट ओवर से लेके 50 ओवर तक पहुंचे हैं, क्या वो सही है? अगर वो सही है तो आप मान लीजिए रिजल्ट ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि हमने जान ली। किसने कहा? स्टर्न ने कहा, पियाजे ने कहा, उन्होंने समायोजन को ही बुद्धि माना, समायोजन योग्यता को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था जो फ्रीमैन ने जो कैटेगराइज किया, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू लर्न, यानी जो हम सीख पा रहे हैं उसी को बुद्धि कह दिया। किसने? बकिंघम ने और डियरबॉर्न ने। बकिंघम जो थे उन्होंने क्या कहा, बुद्धि सीखने की योग्यता है, सिंपल से ही बता दिया। इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू लर्न, हम जो सीख पा रहे हैं वो योग्यता है। हम जो छोटा बच्चा था, घर में टीवी लगी है, कल नहीं ऑन कर पा रहा था, आज वो दूसरों को देखकर ऑन करना सीख गया, तो सीख गया, पहले नहीं कर पा रहा था अब कर पा रहा है, ये उसकी बुद्धि है। ये किसने कहा? बकिंघम ने कहा। डियरबॉर्न ने क्या कहा? बुद्धि अधिगम करने की क्षमता या अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। थोड़ा सा डिफरेंस है इस लाइन में, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अधिगम करने की क्षमता, ये तो इन्होंने भी कहा था, बकिंघम ने भी, लेकिन डियरबॉर्न ने क्या कहा? बुद्धि अधिगम करने की क्षमता या अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। अनुभवों का मतलब क्या है? एक्सपीरियंसेस। बात समझिएगा, कंसंट्रेट होकर समझेंगे तभी ये चीजें समझ में आ पाएंगी, जिससे कहीं से भी बुद्धि का क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्जाम में तो आपसे छूटे ना, और ना छूटे इसके लिए जरूरी है कंसंट्रेट रहिए। अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता का मतलब यह है कि जब हम बार बार चीजों को सीखते हैं और वही बार बार सीखना हमारे लिए अनुभव हो जाता है, और जब हम कई बार वो चीजें सीखते हैं तो जब कभी भी हमारी लाइफ में वैसी सिचुएशन आती है
तो हम क्या करते हैं, वो चीजें आसानी से टैकल कर लेते हैं क्योंकि पहले हमने टैकल किया हुआ है। तो अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता क्या कहलाती है? ये बुद्धि कहलाती है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बकिंघम ने सिंपल से कहा बुद्धि क्या है? जो हम सीख रहे हैं वो बुद्धि है। इज दैट क्लियर? डियरबॉर्न ने क्या कहा? जो हम सीख रहे हैं वो तो बुद्धि है ही है, प्लस हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे आगे जो हम लाइफ में अपने बेनिफिट उठाते हैं वो क्या है? बुद्धि है। ठीक है? जैसे हुआ क्या कि बाइक चला लेते हैं, ठीक है, या कोई बच्चा बाइक ड्राइव कर लेता है, तो बाइक चलाना तो उसे आता है, उसे सीखा था, डेली बाइक चलाता था। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक दिन उसके साथ, वो फ्रेंड के साथ जा रहा था, फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई, अब कार उसे ड्राइव करनी थी, उसका फ्रेंड ड्राइव नहीं कर सकता था। तब उसको ये तो पता था क्लच कहाँ होता है, गियर कहाँ होता है, तो उसने जैसे जैसे बाइक ड्राइव करता था वो क्लच दबाया, गियर लगाया, हल्का सा एक्सीलेटर लिया, चला। तो उसने देखा अरे यार ये तो बाइक की तरह ही चलती है। फिर हालांकि वो इतना एक्सपर्टीज नहीं था, लेकिन किसी भी तरीके से धीरे धीरे करके सेकंड गियर में, फिर थर्ड गियर में, प्रोसेस तो वही था ना, जो बाइक ड्राइव करने का प्रोसेस है सेम फोर व्हीलर ड्राइव करने का, लेकिन वहां पे क्या हम हैंड से वर्क करते हैं, यहाँ पे हैंड में तो केवल स्टीयरिंग रहती है, बाकी चीजें कहां होती हैं? पैरों में। तो लेकिन किसी तरीके से वो धीरे धीरे लेके उसने अपने फ्रेंड को डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। तो ये क्या है? बुद्धि अधिगम करने की क्षमता है। अनुभवों, यानी जो हमारा पीछे का अनुभव था बाइक ड्राइव करने का, वो कहां काम आया? लाभ उठाने की योग्यता, यानी हमने उसको कार ड्राइव करके अपने फ्रेंड को डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। ये किसने कहा था? डियरबॉर्न ने क्या कहा? बुद्धि अधिगम करने की जो योग्यता होती है, या अधिगम के माध्यम से अनुभवों के द्वारा लाभ उठाने की जो योग्यता होती है, वो क्या होती है? बुद्धि होती है। किसने कहा है? बकिंघम ने और डियरबॉर्न ने। ठीक है, ये सेकंड कैटेगरी थी सीखने की योग्यता। इससे पहले हमने समायोजन की योग्यता सीखी थी। अब थर्ड है जो फ्रीमैन ने कैटेगराइज किया लास्ट, वो क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्धि। अमूर्त चिंतन की, यानी इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू थिंक। तो इसमें टर्मैन ने क्या कहा? सॉरी, टर्मैन ने कहा व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। टर्मैन ने क्या कहा? जितना ज्यादा से ज्यादा हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेंगे, अमूर्त चिंतन करेंगे, उतनी ज्यादा से ज्यादा जो हमारा रेशियो है इंटेलिजेंस का उतना ही रहेगा। अमूर्त चिंतन हम जितना कर रहे हैं, हमारी बुद्धि का रेशियो भी अमूर्त चिंतन के बराबर ही रहेगा। ये किसने कहा है? टर्मैन ने। अमूर्त चिंतन क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है जब हम एब्स्ट्रैक्ट वस्तुएं होती हैं उनके बारे में सोचते हैं, समझते हैं और उनका उपयोग अपनी लाइफ में कर पाते हैं, उसे अमूर्त चिंतन कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अमूर्त चिंतन ऐसी चीज है जो कॉन्क्रीट फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है, उनके बारे में सोचते हैं और उनसे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, वो क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है। ठीक, अभी आगे आएंगे जब एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पे तो आपको बताएंगे। ये हो गया अमूर्त चिंतन। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी। ठीक है, अब एक चीज, ये चीज हमने जान ली, ये फ्रीमैन ने क्या क्या बताया था, एक बार रिवाइज कर देते हैं। फ्रीमैन ने तीन कैटेगराइज की। पहली कैटेगरी समायोजन की योग्यता, सेकंड वन सीखने की योग्यता, थर्ड वन अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक है, ये चीजें किसने? फ्रीमैन ने कैटेगराइज की थी, जो बहुत सारी डिफिनीशन की थी, उनमें से इन तीनों को इन्होंने इसमें कैटेगराइज कर लिया था। अब बात क्या आती है? अब बात यह आती है बुद्धि को जान लिया, बुद्धि की जो अलग अलग एस्पेक्ट में डिफिनीशन थी वो हमने जान लिया। अब एक पर्सन थे जिन्होंने कहा नहीं यार बुद्धि ऐसे नहीं होती है, वेस्लर, उनका क्या नाम था? वेस्लर। वेस्लर ने ये कहा, वेस्लर ने एक, अगर देखा जाए, व्यापक परिभाषा दी, किसी एक एस्पेक्ट को लेकर नहीं थी। जीन पियाजे ने केवल एक एस्पेक्ट को लेकर परिभाषा दी थी, किसको? समायोजन को लेकर, है ना। डियरबर्न ने सीखने की योग्यता को बताया और टर्मैन ने अमूर्त चिंतन, यानी जिसने जो एस्पेक्ट देखा उसी पे उन्होंने वो स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन वेस्लर ने क्या कहा? एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा? बुद्धि एक समुच्चय है, यानी सेट है, सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है,
तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करते हैं। यानी व्यापक डिफिनेशन में इन्होंने सारी चीजों को सम अप करके एक डिफिनेशन दी, जिसमें वेस्लर ने क्या कहा, बुद्धि एक समुच्चय है। समुच्चय का मतलब जानते ही हैं, अगर हम इसको बुद्धि मान लें, इंटेलिजेंस, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, पहली चीज उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, दूसरी विवेकशील चिंतन करता है, तीसरा और समायोजन भी आसानी से कर लेता है। यानी ये कहा इंटेलिजेंस वो है जो उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, यानी हमने उद्देश्य बनाया है, जहां तक पहुंचना है उसको पहुंचने के लिए जो हमारा प्रोसेस होता है वो बुद्धि है। विवेकशील चिंतन, विवेकशील चिंतन का मतलब जब हमारे सामने कोई समस्या आती है और हम शांति से आइसोलेटेड होके उस पर चिंतन विचार करते हैं कि हमें कौन से स्टेप लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, और हम समस्या का समाधान निकाल लेते हैं विवेकशील चिंतन से, तो वो क्या है, बुद्धि है। किसने कहा, वेस्लर ने। थर्ड बताया वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन। अगर बच्चा इन्वायरमेंट में है या उसका इन्वायरमेंट चेंज हुआ है ना, जब इन्वायरमेंट में चेंज होगा तभी वो समायोजन करने की कोशिश करेगा। जब प्रभावकारी ढंग से उस वातावरण में समायोजित हो जाता है तो समायोजन वो उसने किसके माध्यम से किया, बुद्धि के माध्यम से किया। ये किसने कहा, वेस्लर ने। तो वेस्लर की जो ओवरऑल डिफिनेशन थी काफी हद तक व्यापक थी, रादर देन पियाजे ने जो कहा, डियरबर्न ने जो कहा, जो टर्मन ने कहा, है ना, उसकी अपेक्षा। ठीक है, अब बात आती है कि बुद्धि के, इतना हम लोग ने जान लिया कि बुद्धि होती क्या है। अब बात आती है बुद्धि के प्रकार। क्या बात आती है, बुद्धि के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक ने बताया। थॉर्नडाइक ने E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने, 3 प्रकार बताया। पहला क्या है, मूर्त बुद्धि, यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, है ना। सेकंड वन अमूर्त बुद्धि, यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एंड द लास्ट वन सामाजिक बुद्धि। यानी सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब थॉर्नडाइक की बात आती है तो थॉर्नडाइक के बारे में भी जान लीजिए। इन्होंने कुछ अपनी क्रिएशन, इनके जो कृतियां हैं, पहली है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, एनिमल इंटेलिजेंस। किसने लिखा यह पुस्तक, थॉर्नडाइक ने। दूसरी है द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। किसने लिखा, थॉर्नडाइक ने। तीसरी है एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, तो 3 कृतियां जो इंपॉर्टेंट है लिखी कहीं इन्होंने। एनिमल इंटेलिजेंस किसने लिखा, थॉर्नडाइक ने लिखा। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस किसने लिखा, थॉर्नडाइक ने लिखा। एजुकेशन साइकोलॉजी किसने लिखा, थॉर्नडाइक ने लिखा। ठीक है, अब बात यहां पे आ जाती है कि मूर्त बुद्धि क्या होता है, अमूर्त क्या होता है और सामाजिक बुद्धि क्या होती है। चलिए समझते हैं, ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करेंगे जिससे चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएं। पहला क्या है हमारा,
मूर्त बुद्धि यानी कॉन्क्रीट ठीक है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। समझिए बहुत आसान है, एक बार अगर आप अच्छे समझ लेंगे तो कभी भी क्वेश्चन आएगा आपका दिक्कत नहीं करेगा। अगर आप यहां पे मूर्त चीज का मतलब समझ पा रहे हैं, मतलब क्या, स्थूल यानी कॉन्क्रीट। पेन क्या है, ये कॉन्क्रीट है। ये आपका जो डिजिटल बोर्ड है क्या है, कॉन्क्रीट है, स्थूल है, छू सकते हैं, जी हाँ छू सकते हैं, पेन को हम पकड़े हुए हैं, क्या है, कॉन्क्रीट है। तो मूर्त बुद्धि का मतलब क्या है कि जब हम कॉन्क्रीट चीजों के बारे में सोचते हैं, स्थूल वस्तुओं पे चिंतन करते हैं और उसको अपनी इच्छा के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार अपने उपयोग में लाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मूर्ति चिंतन। चलिए लिखते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार रिटन फॉर्म में आ जाएगा तो आपके माइंड में चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या है, जब हम मूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करते हैं, जब हम मूर्त वस्तुओं के बारे में, मूर्त या ऑब्लिक स्थूल एक ही चीज है, चिंतन करते हैं और उनको यानी उन वस्तुओं को अपनी इच्छा के अनुरूप या अपनी नीड यानी आवश्यकता के अनुरूप, अभी पढ़ लीजिए समझा रहा, आवश्यकता के अनुरूप उसमें परिवर्तन कर और उनको अपनी इच्छा के अनुरूप या आवश्यकता के अनुरूप उनमें परिवर्तन कर उपयोग में लाते हैं, तो इस योग्यता को मूर्त बुद्धि यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। समझिए, जब हम मूर्त वस्तुओं के बारे में, यह चीज इंपॉर्टेंट है, मूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करते हैं यानी थिंकिंग, और उनको अपनी इच्छा के अनुरूप या आवश्यकता के अनुरूप उसमें परिवर्तन करते हैं, इस चीज का मतलब समझिए। अभी हमने बताया कि कॉन्क्रीट थिंग्स या जो मूर्त चीजें होती कौन कौन सी होती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष देख सकते हैं, वो चीजें क्या कहलाती हैं, मूर्त। अब यहां पे आ रहा है कि मूर्त चीजों के बारे में हम चिंतन करें और उसमें मॉडिफिकेशन करके जब हम अपने यूज में ले आते हैं, तो इसका मतलब है कि हम मूर्त बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, वुड आपने देखा है, लकड़ी देखा है, सबने देखा होगा, पेड़ लगे होते हैं, तो लकड़ी क्या है, मूर्त वस्तु है, ठीक है। फिर हमने लकड़ी को देखा है, हमारे घर में बैठने के लिए कुछ नहीं है, फिर हमने क्या किया, घर में लकड़ी पड़ी हुई थी, फिर हमने उसको पतला पतला चार जो पाए टाइप के होते हैं, दीवान या जो उसमें लगे होते हैं बेड में, उसको उस लकड़ी से हमने क्या किया,
4 लेग्स बना लिए, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, बड़े बड़े उसमें से स्लैब टाइप के पटरे निकाले, उनको आपस में जोड़ दिया, तो कुछ इस तरीके की चीज बन जाएगी, इस तरीके की। एक सेकंड, है ना ये। तो एक लकड़ी पड़ी हुई थी, मूर्त वस्तु थी, हमारे यहाँ बैठने के लिए कुछ था नहीं, तो हम लोगों ने क्या सोचा कि यार ये लकड़ी पड़ी है, हमको ये नहीं पता है कि इसे बेड कहते हैं, दीवान कहते हैं या क्या कहते हैं। हमने सिर्फ बैठने के लिए उस लकड़ी को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे उनके लेग्स ले लिए और एक स्लैब ले लिया ऊपर से, उनको जोड़ दिया, फिर देखा अरे वाह ये तो बैठने के लिए बढ़िया बन गया है, और इसे ही तो हम बेड कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी जो हमने मूर्त वस्तु के बारे में पहले यहां पे इतना बड़ा लकड़ी का कट्ठर पड़ा हुआ था, इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। बात को समझिएगा, जब मूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन किया, इसको देखा हमने, उसके बाद हमारे घर में बैठने की कोई भी चीज नहीं थी, इसको देखा, फिर इसको हमने क्या अपनी इच्छा के अनुरूप, या आवश्यकता, यहां पे क्या थी, हमारी आवश्यकता थी, क्या थी, हमारी आवश्यकता थी, नीड थी, कि हमारे यहां घर में बैठने के लिए कुछ नहीं है, तो क्यों ना हम इसके साथ बैठने के लिए चीजें बना दे। हमने क्या किया, 4 लेग्स ले लिए और एक स्लैब इन्हीं में से फाड़ लिया, उसको आपस में जोड़ दिया, और वो क्या बन गया, बैठने के लिए बेड बन गया। तो यानी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन किया और फिर उपयोग में लाए, यही क्या है, मूर्त बुद्धि है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल छोटा सा है, घर में हमारे बकेट होती है, बाल्टी होती है, अचानक से हमने देखा हमारे पास चेयर तो है, लेकिन मान लो गेस्ट आ गए, तो उनको हम चेयर पे बैठा तो देंगे, लेकिन उनको हम नाश्ता वगैरह कैसे कराएंगे, यार स्टूल है नहीं हमारे पास, कहाँ ऐसे पकड़ के थोड़ी हम लिए खड़े रहेंगे। तो हमने क्या किया, देखा बकेट रखी थी, इमरजेंसी में क्या किया, बकेट खाली थी और बकेट लाए, ये बकेट है ना, ये लाए, इसको खाली किया और इसको हमने उलट के रख दिया ऐसे। हमने क्या देखा, अरे यार ये तो स्टूल कवर करने लगा है। ये कैसी चीज थी, स्थूल थी, मूर्त थी, हमने इसमें अपने मूर्त चिंतन से कुछ चेंजेस किए, चेंजेस करके जो हमारी नीड थी कि स्टूल नहीं था, हमने उसी बकेट को एज ए स्टूल यूज कर लिया। तो ये बुद्धि क्या कहलाती है, मूर्त बुद्धि। आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगली बुद्धि पे आते हैं। यहां पे एक चीज छूट गई है, मूर्त बुद्धि में थोड़ी सी, मूर्त बुद्धि को और किन किन नामों से जानते हैं। पहला हमने पढ़ ही लिया, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। दूसरा गत्यात्मक इंटेलिजेंस यानी मोटर इंटेलिजेंस। तीसरा मैकेनिकल इंटेलिजेंस। चौथा व्यवहारिक बुद्धि यानी प्रैक्टिकल। अगर नाम चेंज करके भी आ जाए तो आप लोग घबराइएगा नहीं, हिंदी में भी लिखे दे रहे हैं, इसका मतलब यही होता है मूर्त बुद्धि। इसका मतलब होता है गत्यात्मक बुद्धि। गत्यात्मक का मतलब है मोशन, यानी खेल कूद जैसे हो गया, क्रिकेट हो गया, है ना। अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा में बच्चों के लिए अगर पूछा जाए मूर्त बुद्धि क्या है, जो लोग खेलते ज्यादा हैं मूर्त बुद्धि के होते हैं, है ना। जो लोग डांस बीसी में आ जाता है मोटर इंटेलिजेंस में। मैकेनिकल में क्या है, यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि क्या, आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा, कोई भी चीजें लाते हैं तुरंत खोल देते हैं। कोई भी आप बच्चों के लिए टॉयज लाए, कार लाए, है ना, रिमोट वाली कार लाए या
की वाली तुरंत उसको खेलने से पहले उसको खोलना चाहते हैं। इसका मतलब है अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसकी बुद्धि इसमें आ जाती है, मैकेनिकल इंटेलिजेंस में। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब व्यवहारिक बुद्धि। तो अगर इसके नेम चेंज भी हो जाए तभी घबराइएगा नहीं, ये सारा किसमें है, मूर्त बुद्धि में है। और मूर्त बुद्धि का एग्जाम्पल क्या है, कैसे लोग होते हैं इसमें? एक तो कारपेंटर और इंजीनियर, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, मूर्त बुद्धि के, ठीक है। और जितने कारीगर होते हैं, कारीगर यानी जो मिस्त्री टाइप के होते हैं, वो किसमें उनकी बुद्धि कैसी कही जाती है, मूर्त बुद्धि कही जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि वो अपनी, देखिए मूर्त बुद्धि में क्या होता है, जो मैनुअल जो हस्तकला होती है वो ज्यादा इसमें प्रभावी रहती है। हाथों का यूज हम ज्यादा करते हैं, है ना, कॉन्क्रीट चीजों को बनाने में, है ना, या उसको रिनोवेट करने में। तो ये इसमें कौन, कारपेंटर क्या है, मैक्सिमम हाथों का यूज करता है। इंजीनियर क्या है, अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर है ना, या सिविल इंजीनियर है जो घर बनाता है, वो किस में आ जाएगा, इंजीनियर में। कौन सी बुद्धि, मूर्त बुद्धि। कारीगर, जो भी जो कारीगर होते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, चाहे वो घर हो गया या आपका कोई घर में कोई आप रूम रिनोवेट करा रहे हैं, कोई वार्डरोब लगवा रहे हैं, वो सब क्या हो गया, वो कारीगर में है। यानी उनकी कैसी बुद्धि है, मूर्त बुद्धि है ना। तो अब अगली बुद्धि पे आ जाते हैं हम लोग, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। समझिएगा जरा, आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं। कंसंट्रेट होके समझेंगे चीजों को, चिंतन मनन करेंगे तो क्यों नहीं समझ में आएंगी, है ना। अमूर्त बुद्धि क्या है, अभी हमने वहां पे मूर्त चीजों की बात की थी जो दिख रहा है। इसमें क्या है, जब हम अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करें, बारे में चिंतन करते हैं, ठीक है, तो वह बुद्धि क्या कहलाती है, अमूर्त बुद्धि कहलाती है, ठीक है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है खेल के मामले में, चेस यानी शतरंज, ठीक। अगर अमूर्त बुद्धि को समझना है तो शतरंज अगर आप खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, अगर आपने देखा होगा, बहुत बोरिंग भी गेम होता है। बोरिंग गेम होता है क्योंकि इसमें सारा खेल किसका होता है, अमूर्त बुद्धि का होता है। अमूर्त बुद्धि का होने की वजह से ये खेल बोरिंग हो जाता है कि दो लोग बैठे हैं, वो अपना टर्न का वेट कर रहा है, फिर उसने कुछ टाइम लिया, फिर ये अपनी चाल चले, फिर वो अपनी चाल चले। आपको देखने में बोरिंग लग रहा है, लेकिन जो खेल रहा होता है उनके मस्तिष्क में वही ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही होती है कि अब इसका अगला स्टेप कौन सा होगा, तो हम कौन सी चाल चलेंगे, है ना। तो शतरंज में क्या है, शतरंज में जो भी प्लेयर होते हैं वो अगली 7-8 चाल तक, टर्न तक सोच के अपनी पहली चाल चलते हैं। यानी उस अमूर्त चिंतन इतना एब्रॉड होता है उनका कि जो अभी चाल उन्होंने चली है उसकी सेकंड के बाद वो क्या चलेगा, फिर हम क्या चलेंगे, फिर वो क्या चलेगा, फिर हम क्या चलेंगे, तब उनको चेक एंड मेट। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए शतरंज में क्या है, अमूर्त बुद्धि। अगर कोई शतरंज खेल रहा है या खेलने में बहुत ज्यादा माहिर है तो उसकी बुद्धि कैसी होगी, अमूर्त बुद्धि होगी, ठीक है। इज इट क्लियर। अमूर्त बुद्धि में क्या है, अमूर्त विषयों के बारे में सोचते हैं, ऐसे विषयों के बारे में सोचते हैं जिनको छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम अंदर ही अंदर चिंतन मनन करते रहते हैं। दूसरा क्या हुआ, ऐसे लोग दार्शनिक होते हैं। दार्शनिक क्या है, चिंतन ही करते हैं, ठीक है, यानी। और थिंकर, अमूर्त बुद्धि जिनके होती है वो कैसे होते हैं, दार्शनिक होते हैं, थिंकर होते हैं। और एक चीज, अमूर्त बुद्धि का यूज अगर एजुकेशन लाइफ में देखा जाए तो मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट है, इसमें जितने डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना, प्रूफ्स होते हैं, उनमें अमूर्त बुद्धि का यूज होता है।
तो अगर किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा है, साइंस अच्छा है, इसका मीन्स है कहीं ना कहीं उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, थिंकिंग है, वो बहुत स्ट्रांग है ना? बात समझ में आ गई? अब लास्ट आ जाते हैं हम अपने सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस ये क्या है? अगर आप समाज का मतलब समझ लें, सामाजिक का मतलब क्या है? समाज में रहने वाले लोग। सामाजिक बुद्धि वो बुद्धि है जिसमें हम दूसरों व्यक्ति के प्रति अपना व्यवहार अच्छा हो, ठीक है, और समाज में हमारी व्यापकता हो और लोग हमें जाने, हम लोगों को जाने ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ऐसी बुद्धि क्या कहलाती है? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में जो मेन चीज होती है वो जितने भी सोशल से रिलेटेड टास्क होते हैं उनमें ऐसे लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। कोई जुलूस हो गया, निकल रहे हैं, वो भी हैं जिनकी सामाजिक बुद्धि, वो भी साथ में। मतलब उनका क्या, कुछ लोग होते नहीं है, कहीं आप लोगों ने देखा धरना हो रहा है, किसी को लेके बैठे हुए हैं, है ना, या कहीं आवश्यकता पड़ी, कहीं इलेक्शन का रिजल्ट आया, आपने भीड़ बहुत देखी, सब उसमें जा रहे हैं, तो उसमें आप मूर्त और अमूर्त वाले नहीं पाएंगे। मैक्सिमम कौन से बुद्धि वाले होंगे? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वाले लोग लोगों से जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि मूर्त अमूर्त वाले नहीं करते हैं, उनका रेशियो इनकी अपेक्षा कम होता है। सामाजिक बुद्धि में लोग एक दूसरे से जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं, एक दूसरे से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना? तो ऐसी बुद्धि को क्या कहते हैं? सामाजिक बुद्धि कहते हैं। इनमें कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे पॉलिटिशियन, नेता, और दूसरा समाज सेवी। इनकी भी बुद्धि कैसी है? सामाजिक बुद्धि है। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं सामाजिक बुद्धि इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास पैसा बहुत है, ठीक है, लेकिन आप सामाजिक नहीं है, यानी आपके अंदर कहीं ना कहीं सोशल इंटेलिजेंस की कमी है। तो होगा क्या आपके साथ? आप चाहे जितने बड़े लग्जरी लाइफ जी रहे हो, चाहे जितना बड़ा घर हो, बगल वाले, सपोज आपका XYZ कोई नेम है और बगल वाला कोई बाहर से आया, बगल वाले से पूछा भैया XYZ कहाँ रहते हैं? पता नहीं है, बल्कि उनके घर के बगल में ही रहते हैं, उनको पता नहीं है भैया यहाँ तो नहीं रहते। अगर कोई सामाजिक है उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बिल्कुल लग्जरी लाइफ नहीं, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, आप 4 किलोमीटर दूर से पूछेंगे भैया फलाने कहाँ रहते हैं? हाँ भैया उधर चले जाओ, वहीं पे घर है उनका। तो यानी वो व्यक्ति ज्यादा सामाजिक है रादर देन जो करोड़पति है, लोग उसको नहीं जानते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया होगा? सामाजिक बुद्धि का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से जुड़ने की जो क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है सामाजिक बुद्धि में। तो नए लोग हैं, तुरंत उनसे हिलमिल जाते हैं और तुरंत अपने आप को ढाल भी लेते हैं उसी माहौल में। 4 लोग बैठे हैं, तुरंत अपना उसमें हा हा होने लगा, है ना? अब ये भी नहीं पता, उनको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनके साथ बैठे हा कर रहे हैं उनको वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों से जानते हैं, है ना? तो ये क्या हुई? सामाजिक बुद्धि में लोग आसानी से अपने आप को मिक्सअप कर लेते हैं सोशल इन्वायरमेंट में। वो अमूर्त और मूर्त में कम होता है, लेकिन इसकी अपेक्षा कम होता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या जान लिया? आज हम लोगों ने डिस्कस किया बुद्धि क्या होती है, बुद्धि को, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस हम लोगों ने जानने की कोशिश की, और बुद्धि के साथ साथ हम लोगों ने ये जाना कि बुद्धि की अलग अलग डिफिनेशंस क्या होती हैं। फिर वेस्लर ने जो एक व्यापक एलैबोरेट करके डिफिनेशन दी वो क्या थी। फिर बुद्धि के प्रकार को हमने समझा। थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार 3 दिए, कॉन्क्रीट दिए, एब्स्ट्रैक्ट दिए और सोशल दिए, ये हम लोगों ने चीजें जान ली। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मिस मत करिएगा आप लोग, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और बेहतर तरीके से। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया और इसके बाद वाला देख लिया तो बुद्धि से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% कर ले जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।